नमस्कार बच्चों, मैं संजीव यादव सनरे कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको पता है कि अभी केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर चल रहा है। 5 लेक्चर इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। आज 6वां लेक्चर है। 5वें लेक्चर में आपको हमने बताया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, एग्जाम्पल क्या है उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका काइनेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं और उसके लिए के का मात्रक कैसे निकालते हैं। हमने बताया था कि के का मात्रक निकालना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये हर बार परीक्षाओं में देखा जाता है कि के का मात्रक पूछ लेते हैं। अब बच्चों, हम बात करने वाले हैं आगे आज हम द्वितीय और तृतीय कोटि को आपको पढ़ाएंगे। इनके काइनेटिक इक्वेशन आपके यहाँ पर नहीं है। मैं थोड़ी बेसिक जानकारी आपको द्वितीय और तृतीय कोटि के बारे में दूंगा, हालांकि आपकी फर्स्ट ऑर्डर से ही क्वेश्चंस बना करते हैं, ठीक है। फिर भी हम द्वितीय और तृतीय कोटि को आपको हल्का सा समझाएंगे। काइनेटिक इक्वेशन छोड़ करके बाकी सारी बातें यूनिट निकालने के लिए पूछता है, सब कुछ आप देख पाएंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। शायद आप आसानी से इसको परिभाषित कर सकते हैं। आसानी से कैसे परिभाषित करेंगे? हमने आपको जब शून्य कोटि पढ़ाई थी तो उसमें क्या कहा था? वो है अभिक्रिया जिसका वेग एक शून्य अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। फिर आया था प्रथम कोटि की बात की थी, तो प्रथम कोटि में मैंने आपको बताया था कि वह है अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या बताया बेटा? प्रथम में वह है अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम है। अगर मैं द्वितीय की बात कर लूं तो क्या कहेंगे? वह है अभिक्रिया जिसका वेग दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। क्या परिभाषा हो जाएगी बताइए? वह है अभिक्रिया जिसका वेग दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या अगर हम घात के रूप में कहें तो घात के रूप में बच्चों क्या होगा? वह है अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात के समानुपाती होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या परिभाषा लिख देंगे आप? वह है अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की द्वितीय घात के समानुपाती होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। बोलो बच्चों, आगे डेफिनेशन समझ में? वह है अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की द्वितीय घात के समानुपाती होता है। दो कंडीशन इसमें बन सकते हैं। क्या? कि मान लिया हमारे पास
रिएक्शन है ये, बना दिया इसने उत्पाद। तो अगर मैं लिखना चाहूं अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग, तो अभिकारक, एक अभिकारक A है, एक अभिकारक B है, इसकी एक घात, इसकी एक घात, घातें बताइए कितनी हो गई, 2, और उसके कैसा हो जाएगा, समानुपाती। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। मान लिया हमने अभिकारक हमारे पास A है, बदलता है उत्पाद में, इसकी क्या द्वितीय घात के समानुपाती रहेगा। तो यहां लिखेंगे अभिक्रिया वेग, क्या हो जाएगा बेटा, A की सांद्रता की कौन सी घात, द्वितीय घात, उसके कैसा, समानुपाती। तो आप दोनों ही कंडीशंस द्वितीय कोटि के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि कोटि में क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रताओं, अभिकारक की जो सांद्रता है उसकी घातों का योग, घात 1 + 1 = 2। अगर डायरेक्ट है तो 2 हमारा सीधा सीधा हो जाता है। तो सिंपल सी बात आई आपके सामने कि हम इसको किस तरीके से परिभाषित किया करेंगे, ठीक है ना। द्वितीय घात के समानुपाती होना चाहिए, किसके समानुपाती, द्वितीय घात के। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्या हुआ, इसकी परिभाषा कंप्लीट हुई। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल नंबर 1, 2HI इज इक्वल टू H2 + I2। ध्यान दीजिए, HI और इसकी सांद्रता कि यहां से अगर मैं अभिक्रिया वेग लिखना चाहूं, अभिक्रिया वेग, तो बताइए क्या हो जाएगा, HI की सांद्रता की कौन सी घात, द्वितीय घात, और घात को ही क्या कहा जाता है, बताओ बेटा, कोटि कहा जाता है। घात को क्या कहते हैं हम, कोटि कहते हैं। एक और एग्जाम्पल आप देख लें, एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 COOC2H5 + NaOH, इसको यूज करते हैं, फटाफट तोड़ लीजिए। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये CH3 COO रेडाइन, एसीटेट आयन है क्या, CH3 COO रेडाइन, इसको तोड़ेंगे तो क्या, Na धनायन, इसका रेडाइन इसके धनायन से जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, CH3 COONA प्लस क्या बचा बेटा, C2H5OH। अब यहां देखिए कितना है, 1, यहां भी कितना है, 1। ठीक, अगर मैं इसके लिए अभिक्रिया वेग लिखना चाहूं तो इसके लिए जो अभिक्रिया वेग है वो बोलो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। इस अभिकारक की एक घात, इस अभिकारक की एक घात, CH3 COOC2H5 की सांद्रता की प्रथम घात इंटू NaOH की सांद्रता की प्रथम घात, दोनों घातों को ऐड करिए, बताइए टोटल कितना आएगा, 2। तो कुल मिला के आप लोगों के समझ में आया होगा कि हमारी जो द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं उनमें अभिकारक की सांद्रता की घातों का योग कुल कितना होता है, 2 होता है। 2 एग्जाम्पल बता दिए, और एग्जाम्पल आप लिखना चाहें, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, 2O3। O3 रिप्रेजेंट करता है ओजोन को। जब हम इसका साइलेंट विद्युत विसर्जन करते हैं तो ये ऑक्सीजन में बदल जाता है। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दोनों तरफ एटम सेम है, लेकिन बताइए यहाँ ओजोन की सांद्रता कितनी, तो आप कहेंगे ओजोन के 2 अणु हैं, ठीक है। तो इसके लिए जब वेग लिखा जाएगा तो समानुपाती O3 की सांद्रता की घात 2, और आप जानते हैं घातों को ही क्या कहा जाता है, कोटि। अगर किसी अभिकारक की जो सांद्रता की घात 2 है तो वो द्वितीय कोटि को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से ये थे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों,
समझ में आ गया? परिभाषित कर देंगे, वह अभिक्रिया जिसका वेग दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम घात के रूप में लिखना चाहें तो घात के रूप में आप क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की द्वितीय घात पर निर्भर करता है। तो उम्मीद है कि परिभाषा आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा। हमने क्या क्या बताया था कि किसी के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है? परिभाषा, उदाहरण, लक्षण, गतिक समीकरण और बच्चों पढ़ना होता है क्या? के का मात्रक। गतिक समीकरण की चर्चा होती नहीं है, इनके लिए केवल परिभाषा, उदाहरण दोनों चीजें आप समझ गए। अब मैं बात करूंगा लक्षणों की। लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सेकंड ऑर्डर के? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। मैंने कल बताया था कि यदि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा तो उस अभिक्रिया का जो वेग है, बताया था अगर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता तो उस अभिक्रिया का वेग लगातार समय बढ़ने के साथ साथ कम होता चला जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर अगर निर्भर करने लगे तो जैसे जैसे सांद्रता घटेगी वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी घटना चालू हो जाता। जब सांद्रता बहुत कम रह जाएगी तो बताइए अभिक्रिया का जो वेग है वो कैसा हो जाएगा? बहुत कम। और जब बहुत कम हो जाएगा तो उस अभिक्रिया को कंप्लीट होने में बहुत अधिक समय लगेगा, अर्थात हम अनंत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनंत। तो क्या हो जाएगा बेटा? इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में अनंत समय लगता है। करेक्ट? क्योंकि हमने बता दिया कि अगर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा तो लगातार अभिकारकों की सांद्रता कम होगी, और जब सांद्रता कम होगी तो वेग भी कम होगा, और जब अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा तो उसको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कुछ तो ये कह देते कि कंप्लीट हो ही नहीं पाती, इतना कम वेग हो जाता है। नंबर 2 की बात करें, दूसरा पॉइंट कल ही बताया था कि जैसे हमने शून्य कोटि में पढ़ाया था कि अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो उस केस में वेग बराबर क्या होता है? वेग स्थिरांक। करेक्ट? यह शून्य कोटि के लिए था। प्रथम कोटि में हमने बताया था कि प्रथम कोटि के लिए जो सांद्रता होती है वो अभिकारक के जो अभिक्रिया का वेग होता उसको प्रभावित करती है। जब अभिक्रिया के वेग को सांद्रता प्रभावित करेगी तो उस कंडीशन में वेग और वेग स्थिरांक बराबर नहीं होंगे, तो प्रथम कोट के लिए बराबर नहीं होते। अब आपने देखा द्वितीय कोट में भी अभिक्रिया का जो वेग है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता, तो बताइए यहां पर भी जो वेग और वेग स्थिरांक है वो भी बराबर नहीं होगा। अर्थात हम ये भी लिख सकते हैं कि यहां पर वेग और वेग स्थिरांक के मात्रक समान नहीं होते हैं। वेग और वेग स्थिरांक के मात्रक समान नहीं होते हैं।
ऐसे ही मैं अगले लक्षण की बात करूं, कल हमने बताया था कि लक्षण काफी महत्वपूर्ण विकल्प में पूछा जाता है। ध्यान दीजिए क्या कि अगर हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता n गुनी कर दें, काय की सांद्रता कितनी कर दी आपने बताइए, अभिकारक की सांद्रता n गुनी, तो बताइए अभिक्रिया का जो वेग है वो कितना हो जाएगा। हमने क्या कहा कि प्रथम कोटि होगी तो घात 1, द्वितीय कोटि होगी तो घात 2, तो यहां बताइए बेटा कौन सी कोटि की बात हो रही है, द्वितीय, तो द्वितीय के लिए घात कितनी हो जाएगी 2। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं कहूं कि द्वितीय कोटि की एक अभिक्रिया है, उसमें अभिकारक की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, तो बताइए अभिक्रिया का वेग, तो यहां हमने क्या बताया n बराबर 3, और उसके वेग की बात करें तो 3 का स्क्वायर बताइए कितना, 9 गुना हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि द्वितीय कोटि आती है तो उसकी घात कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ लक्षण है बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं, हमने क्या बताया, परिभाषा, उदाहरण, लक्षण, गतिक समीकरण पढ़ना नहीं है। अब आता है क्या, के का मात्रक। बोला था हमने कि के का मात्रक विकल्प में पूछ लिया जाता है। आइए दोनों तरीकों से आपको के का मात्रक करा के दिखाते हैं। लिखेंगे बेटा क्या, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक ज्ञात करना। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं इसका कि मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास अभिकारक A है, बदलता है काय में, उत्पाद में। बात आएगी किसके लिए, द्वितीय कोटि के लिए। बताओ क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग। बताया था अभिकारक द्वितीय कोटि है, अभिकारक की सांद्रता की कौन सी घात, द्वितीय घात। प्रथम कोटि होती तो कौन सी घात, 1 घात। के कैसा होगा, समानुपाती, ठीक है ना। आगे अभिक्रिया वेग बराबर के इंटू ए की सांद्रता की घात 2। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मात्रक, तब अभिक्रिया वेग का मात्रक, पहले ही समझा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में कि वेग लिखा है केवल का मात्रक ऐड करो, इधर भी क्या करेंगे, के का मात्रक। फिर बताओ इधर क्या हो जाएगा, ए की सांद्रता। ये जो चिन्ह है बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करता, सांद्रता को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो क्या कहेंगे, ए की सांद्रता का मात्रक। लेकिन यहां घात कितनी है, 2 लगा दीजिए। प्यारे बच्चों हमको ये बताइए सांद्रता का मात्रक क्या होता है। सांद्रता का मात्रक होता है, कल वाले लेक्चर में भी बात हुई थी, सांद्रता का मात्रक 11th में पढ़ते हैं, क्या होता है, मोल प्रति लीटर, करेक्ट। और अभिक्रिया वेग का मात्रक, ये तो कई बार आ चुका, प्रत्येक लेक्चर में आ रहा है अभिक्रिया वेग का मात्रक। तो अभिक्रिया वेग का मात्रक बताया था हमने क्या होता है, मोल बटे लीटर इनटू सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, करेक्ट है ना। अब इधर आ जाइए बेटा, क्या के का मात्रक इनटू ए की सांद्रता का मात्रक बताया था। सांद्रता का मात्रक कितना होता है, मोल प्रति लीटर, लेकिन घात 2 है, कितनी है, 2। तो बताइए क्या कर देंगे, मोल प्रति लीटर अपॉन मोल प्रति लीटर, करेक्ट।
2 बार लिख लिया, एक बार मोल से मोल कैंसिल हो गया, एक बार लीटर से लीटर कैंसिल हो गया। आपको निकालना क्या है, के का मात्रक। तो ये जो लीटर है वो कहां पहुंचेगा, ऊपर, मोल कहां पहुंचेगा, नीचे। आ जाएंगे इधर, इधर आ जाइए बच्चों। सेकंड नीचे रहेगा, लीटर ऊपर पहुंचेगा, क्या हो गया बताइए, लीटर अपॉन, लीटर ऊपर आ गया, मोल कहां आएगा, नीचे, मोल इनटू सेकंड इज इक्वल टू, इधर क्या है बताइए, के का मात्रक। करेक्ट, यही तो करना है कि जो लीटर है इसको ऊपर ले आओ, मोल को नीचे ले आओ। के का मात्रक नीचे लिख देंगे, तब के का मात्रक इज इक्वल टू, ऊपर ले जाइए इसको, तो लीटर ही रहेगा। आप जानते हैं इसकी घात 1 है, सेकंड की भी घात 1 है। आपने सुना होगा कि अगर ऊपर से नीचे लाए तो घात का चिन्ह बदलता है, या नीचे से ऊपर ले जाए तो घात का चिन्ह बदलता है। तो बताइए यहाँ पर इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ बन जाएगा क्या, मोल, -1 हो गया, इनवर्स बोलते इनटू सेकंड ऑल्सो इनवर्स। तो इस तरीके से के का मात्रक बच्चों हमने निकाल दिया। अब हम चाहेंगे जो हमने आपको जुगाड़ बताई थी, फटाफट उस जुगाड़ के माध्यम से निकाल के दिखाइए। क्या थी जुगाड़ बताइए बच्चों, जुगाड़ हमारी थी, जुगाड़ ध्यान करिए क्या थी, बताया था माँ पहले आता है तो पहले लिखो इसको, मोल 1 - n इंटू लीटर, ला बाद में आता है, इसको कर दो उल्टा, n - 1 इंटू, फिर क्या बताया था, सेकंड इनवर्स। करेक्ट, मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, द्वितीय कोटि के लिए। तो n का मान कितना लगाना है, 2। जब हम 2 लगाएंगे तो बताइए मात्रक क्या बन जाएगा, मोल। यहां n की जगह 2 लगा दो तो 1 में से 2 घटाएंगे, 1 - 2 लीटर, 2 - 1 और सेकंड इनवर्स, 1 में से 2 घटाओ, 1 बचा, माइनस का 1 इंटू लीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, इस तरीके से ये मात्रक निकल के आ जाता है किसका, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का। देखो सेम है कि नहीं, मोल का इनवर्स, मोल का इनवर्स, लीटर की घात 1, लीटर की घात 1, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, दोनों ही तरीके आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से बच्चों आपका यहाँ पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, उदाहरण, लक्षण और क्या, के का मात्रक, सब कुछ कंप्लीट हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। कोई ऐसी खास बात इसमें थी नहीं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया की। कौन सी अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इंग्लिश वर्जन हो जाएगा क्या, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आप तो परिभाषा लिख ही सकते हो, तृतीय कोटि, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग 3 अणुओं पर की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो बताओ क्या परिभाषा होगी, वह अभिक्रिया जिसका वेग 3 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या वह अभिक्रिया जिसका वेग 3 सांद्रता पदों पर निर्भर करता है, ये भी कह सकते हैं। या फिर हम घात के रूप में अगर कहना चाहें तो क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की तृतीय घात के समानुपाती होता है। कैसे, मान लीजिए आपके पास जैसे a + b + c
बराबर उत्पाद है। तो अगर मैं तृतीय कोटि के लिए लिखूं, किसके लिए? तृतीय कोटि के लिए क्या हो जाएगा? अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग बताया था हमने, अभिकारक ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, सी की सांद्रता, तीनों की एक एक घात, एक 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 उसके समानुपाती। अगर हम कोटि निकालते हैं तो आपको समझाया है कोटि में क्या होता है, घातों का योग बराबर 3। कुल मिलाकर के बच्चों इस तरीके से आ जाता है। कोटि कितनी दिखाई दी? 3। अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं उन सभी का योग अगर 3 हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं? तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ए है, उत्पाद में बदलता है, तृतीय कोटि की बात करें तो जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा? ए की सांद्रता की घात कितने? 3। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। आई बात समझ में? एक बार परिभाषा बोल दीजिए। वह है अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की तृतीय घात के समानुपाती होता है। ये चिन्ह किसको रिप्रेजेंट करता है? सांद्रता को। ये ए क्या है? अभिकारक। अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है, उसको तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये रही हमारी क्या? तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू आता है 2NO2। लिख दें अगर हम अभिक्रिया वेग, तो ये समानुपाती होगा। अभिकारक NO2 है, उसकी सांद्रता की यहाँ तो द्वितीय घात, यहाँ प्रथम घात, O2 की सांद्रता की एक घात। अगर मैं इसके लिए कोटि लिखना चाहूं तो 2 + 1 बराबर कितना हो गया? 3। बोलो बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? ये इसका एक क्या है? बढ़िया सा एग्जाम्पल है। ठीक है ना? अगर आप चाहें और एग्जाम्पल तो चलिए मैं एक आध एग्जाम्पल और आपको बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, 2FeCl3 प्लस SnCl2। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा जब इनका, तो ये बना लेगा 2FeCl2 प्लस SnCl4। मिलाइए, Fe कितने हैं? 2, Fe 2, Cl 3 दूनी 6, 6 और 2 8, इधर 2 दूनी 4 और 4 8, Sn 1 Sn 1। करेक्ट। अगर मैं अभिक्रिया वेग लिखना चाहूं, अभिक्रिया वेग, तो बताया था समानुपाती होता है। अभिकारक क्या है? FeCl3 की सांद्रता की कौन सी घात? द्वितीय घात, इंटू SnCl2 की सांद्रता की कौन सी घात? प्रथम घात। तो बताइए कोटि क्या हो गई? कोटि हो जाती है 2 + 1 बराबर 3। ठीक, तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल रहे। अब आपने क्या क्या पढ़ा बताइए? परिभाषा पढ़ी, एग्जाम्पल पढ़े। अब आती है बात का है कि इसके लक्षणों की बात आती है। क्या कहेंगे बताइए बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या लक्षण हैं? देखिए पहली बात तो यही है, क्या तृतीय कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा? आप कहेंगे बिल्कुल करेगा। बताइए कितने पर? 3 पर। मैंने आपको प्रथम में भी समझाया था कि निर्भर करता है, द्वितीय में भी समझाया था निर्भर करता। तो उसमें क्या पहला पॉइंट लिखाया था कि इस तरीके की अभिक्रियाओं को पूरा होने में अनंत समय लगता है। तो जब इसमें भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है तो बताइए पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में अनंत समय लगता है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, और जब अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा तो क्या होगा कि
जैसे जैसे सांद्रता घटेगी वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी घटेगा, तो बहुत कम वेग हो जाता है बाद में। नंबर 2 की बात करें, दूसरा पॉइंट सुनिए, बताया था कि वेग और वेग स्थिरांक समान नहीं होंगे, उनके मात्रक भी समान नहीं होंगे। वेग का मात्रक इज नॉट इक्वल टू वेग स्थिरांक का मात्रक। करेक्ट है बच्चों, प्रथम कोटि में भी यही है, द्वितीय कोटि में भी यही है, तृतीय में भी यही है, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, अगर मैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया की बात करूं तो अगर अभिकारक की सांद्रता n गुनी कर दें तो बताइए अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा। तृतीय कोटि है, बताओ घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी तृतीय कोटि के लिए। हमने कह दिया कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 3 गुनी कर दी, तो बताइए वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 3 का क्यू बताओ, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तियो 9 तियो 27 गुना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते। हमने बताया था कि यहाँ से विकल्प आपके यहाँ पर पूछा जा चुका है, जितनी भी घात होगी, जितनी भी कोटि होगी, बस उसी को घात के रूप में ले आते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर इसके ये कुछ प्रमुख लक्षण थे वो समाप्त हुए। अब बताओ क्या करेंगे, अब करेंगे के का मात्रक। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक ज्ञात करना। आइए बच्चों और समझिए बच्चों आपको हमने बताया कि तृतीय कोटि होती है तो अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता की तृतीय घात के समानुपाती हो जाएगा। सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, अभिक्रिया वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। आइए पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद जुगाड़। मान लिया अभिकारक ए है बच्चों, बदल जाता है काय में उत्पाद में, लिखेंगे फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन अभिक्रिया वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता की कौन सी घात, तृतीय घात, तृतीय कोटि है। आगे अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू के इंटू ए की सांद्रता की घात 3। अब क्या करेंगे, मात्रक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तब क्या होगा, अभिक्रिया वेग का मात्रक इज इक्वल टू क्या हो गया, के का मात्रक इंटू ए की सांद्रता का मात्रक, उसकी घात कितनी, 3। बताइए अभिक्रिया वेग का मात्रक आप लोग जानते कितना होता है, मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड, करेक्ट, इज इक्वल टू के का मात्रक। अब मैं बात कर रहा हूं ए की सांद्रता का मात्रक। बोलो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, लेकिन घात कितनी है 3, तो 3 बार लिखेंगे। क्या बोलिए बेटा, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। लीटर से लीटर कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल। अब ये लीटर लीटर क्या हो गया, लीटर स्क्वायर, तो वो लीटर स्क्वायर कहाँ पहुंचेगा, वो पहुंचेगा ऊपर, लीटर स्क्वायर ऊपर, मोल 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 स्क्वायर आ जाएगा नीचे। तो बताओ बेटा क्या हुआ, ये हो गया लीटर स्क्वायर इंटू मोल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है बताइए, सॉरी
लीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, मोल स्क्वायर कहाँ आएगा, नीचे। लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर इनटू साथ में क्या चलेगा, सेकंड। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के का मात्रक। तो हो जाएगा क्या, तब के का मात्रक इज इक्वल टू, चाहो तो इसको ऊपर ले जाओ। हमने बताया था कि जो घात होती है ऊपर जाने पर ऋणा उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। तो इसकी अगर हम बात करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा लीटर स्क्वायर, तो वही रहेगा मोल की पावर -2 इंटू सेकंड इनवर्स। ये इसका क्या हुआ बेटा, मात्रक आ गया। अब हम लगाएंगे क्या, जो आपको हमने संक्षिप्त तरीका बताया था, जो ट्रिक आपको बताई थी, जुगाड़ बताई थी आपको, उसको लगाएंगे। तो लगा देंगे ट्रिक, बोलिए क्या थी, अब तो रट गई होगी। मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, किसके लिए, तृतीय कोटि के लिए। n बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। लगा दीजिए बेटा, तो मोल 1 माइनस 3 इंटू लीटर 3 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। प्यारे बच्चों घटा लो इसमें से, मोल की पावर कितनी, -2, लीटर क्या स्क्वायर इंटू सेकेंड क्या इनवर्स। बोलो, मोल -2 है, करेक्ट। लीटर स्क्वायर है, करेक्ट। सेकेंड इनवर्स है, करेक्ट। इस तरीके से हमारा अभी द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि क्या हुआ बच्चों, समाप्त हुआ। अब आपने देखा कि हम किस तरीके से परिभाषा लिखते हैं, किस तरीके से उसके लक्षण लिखते हैं, किस तरीके से उसके लिए के का मात्रक निकालते हैं, और के का मात्रक निकालने के बाद यहाँ पर हमारी जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में कुछ मेजर डिफरेंस है जो पेपर में सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं हर बार। तो क्या मेजर डिफरेंस हैं, हम उन डिफरेंसेस की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो हम हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो डालते हेडिंग अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आणविकता और कोटि में अंतर लिखेंगे हम, तो आणविकता और कोटि में क्या अंतर होगा वो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। एक तरफ डालेंगे आणविकता और एक, तो इस तरह से बच्चों हम एक तरफ डालेंगे आणविकता और एक तरफ डालेंगे कोटि। आणविकता में अगर हम बात करें तो बात ये आती है नंबर 1। हमने आपको आणविकता जब पढ़ाई थी तो ये कहा था कि अभिक्रिया में जितने भी अणु भाग लेते हैं उनकी टोटल संख्या को काउंट करिए
और उस संख्या को काउंट करेंगे तो वही संख्या आणविकता होगी। जैसे H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। यहां पर कितने अणु है? एक, इसका भी एक। बताओ आणविकता कितनी हो गई? आणविकता हो गई बेटा 2। तो सिंपल सा लिख सकते हैं, इधर क्या होते हैं? अभिकारक अणु और उधर उत्पादकता, उसकी कोई जरूरत नहीं। लिख सकते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। लेकिन कोटि में बताया था कि जब मैं इसकी कोटि निकालता हूं तो अभिक्रिया कोटि क्या है? वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या। सीधी सी बात है कि मतलब क्या है कि ऐसे अणु जो अभिक्रिया के, जिनकी उपस्थिति अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती हो, जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती हो, उसको कोटि कहते हैं। तो ये बताया था कि इसमें ना तो इसकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, ना इसकी। कौन करता है? सूर्य का प्रकाश। तो अभिकारक तो नहीं कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं क्या? वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या, वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? कोटि कहलाती, जो वेग को प्रभावित कर दे। ये वेग को प्रभावित नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, तो कोटि कितनी होगी? 0 हो गई। आगे चलते हैं नंबर 2। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए, थोड़ा सा यह समझना है आपको, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती जो एक पद में पूरी हो जाती हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती जो एक से अधिक पदों में पूरी होती हैं। एक से अधिक पदों में पूरी होगी और कुछ एक पद में पूरी हो जाएंगी। तो देखिए, अब जो कोटि है, ध्यान देना, जो अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूरी हो रही है, तो कोटि तो हम उन सभी पदों में से फाइंड आउट करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो कोटि है वो क्या होगा कि हमें संपूर्ण अभिक्रिया जो कंप्लीट होगी, एक पद नहीं, जितने भी पद इस्तेमाल होंगे उन सभी में से फाइंड आउट करनी है, सब में से कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, कंबाइंड रूप से। लेकिन जो आणविकता है वो एक निश्चित रिएक्शन से ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या? आणविकता केवल एक पद के लिए निकालते हैं, केवल एक पद के लिए ज्ञात की जाती है। अगर इधर करें तो इसमें सभी पदों को सामूहिक रूप से शामिल किया जाता है, ठीक है ना। आणविकता केवल एक पद के लिए ज्ञात करेंगे और कोटि क्या होगा बेटा? कोटि हम कोटि के अंदर सभी पदों को शामिल करेंगे। सभी पदों का मतलब क्या है कि जो अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूरी हुई है उसमें जितने भी पद आएंगे, अर्थात पूर्ण अभिक्रिया की बात करें, उसको हम क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। तो ठीक है, क्या कहेंगे? कोटि। पूर्ण अभिक्रिया में जितने भी पद इस्तेमाल किए जाते हैं उन सभी से निकालते हैं, एक पद के लिए नहीं, एक से अधिक पद इसमें शामिल हो जाएंगे। आइए बच्चों, नंबर 3 हमने बताया था आणविकता। रिएक्शन लिख दी, मैं आपसे कहूँ आणविकता क्या है, तुरंत देख के बता दोगे कि आणविकता ये हो गई। लेकिन कोटि कैसे पता चलेगी? कोटि को तो बेटा प्रयोग करके ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए? आणविकता अभिक्रिया देखकर ज्ञात
कर सकते हैं। समीकरण हमने आपको दे दिया, H2 + Cl2 बराबर 2HCl, ठीक है ना। हमने कहा बताओ आणविकता कितनी, आपने समीकरण देखा कि सर 1 और 1 टोटल कितना हो गया 2, समीकरण देख के ज्ञात कर ली। लेकिन मैं कहूँ क्या ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये तो पता नहीं, ये तो प्रयोग करके ही पता चलेगा। तो बताइए इधर क्या कहेंगे, कोटि प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट, निश्चित है देखकर बता देंगे, तो इसको सैद्धांतिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सैद्धांतिक। सिंपल सी बात है, अभिक्रिया की जो आणविकता है वो कैसी होती है, सैद्धांतिक। लेकिन इसको प्रयोग करके निकालते हैं तो इसको कहेंगे कि ये होती है क्या, प्रायोगिक। करेक्ट। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि ये हमने बता दिया सैद्धांतिक है, ये प्रायोगिक है, प्रयोग करके निकालेंगे। जो आणविकता है ये कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन कोटि में आपको बताया कि ये शून्य हो सकती है। पांचवा पॉइंट ये आ गया। बताओ क्या, आणविकता शून्य नहीं हो सकती और कोटि शून्य हो सकती। मैंने आपको पढ़ाया भी है शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। कितने पॉइंट हो गए, 5। इस तरीके से। और छठवें पॉइंट, जो आणविकता है इससे हम अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इससे क्रियाविधि की जानकारी नहीं ले सकते। क्रियाविधि की जानकारी नहीं ली जा सकती है। ठीक, तो इस तरीके से आपकी आणविकता और कोटि यहाँ पर समाप्त हुई। बच्चों आपका ये लेक्चर नंबर 6 यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आगे की बातें अगले लेक्चर में होंगी। धन्यवाद।